किसान साथियों, आज हम जानेंगे कि धान की बालियां स्वस्थ कैसे निकले, बालियां लंबी और चमकदार कैसे निकले, हम बालियों की पूरी सुरक्षा कैसे करें, कैसे हम अपनी फसल को बीमारियों से बचाएं जिससे हमें अच्छा उत्पादन मिले। अभी या तो हमारी धान की बालियां निकलने वाली हैं या फिर कुछ प्रतिशत बालियां बाहर आ गई हैं या फिर संपूर्ण बालियां बाहर आ गई हैं। तो इस अवस्था में अगर आपकी बालियां अभी नहीं निकली है, गोब अवस्था में आपकी फसल है, या फिर बालियां निकल रही हैं या फिर निकलने वाली हैं या फिर निकल चुकी हैं, तो इन तमाम अवस्थाओं में हमें धान की देखभाल कैसे करनी चाहिए, कैसे हम सभी बालियों के अंदर अच्छे और स्वस्थ दाने ले सकते हैं, कैसे अगर आपकी बालियां नहीं निकली हैं तो आप स्वस्थ और हेल्दी बालियां अपनी निकाल सकते हैं। तो आज की वीडियो में हम कंप्लीट जानकारी आपको बताएंगे, कौन कौन सी खादों का इस्तेमाल करना है, कौन कौन सी सावधानियां बरतनी है, इसके साथ साथ कौन कौन सी दवाओं का इस्तेमाल करना है। तमाम जानकारी के लिए पूरा वीडियो ज़रूर देखिएगा। और कोई भी आपके मन में सवाल हो, कुछ भी आपको समझ में ना आए, तो भी आप नीचे कमेंट कर सकते हैं। हम आपके सभी सवालों के जवाब कमेंट के माध्यम से देने का प्रयास करेंगे। तो चलिए ज़्यादा समय नहीं लेते हैं। सबसे पहले उन किसान साथियों से हमारी एक रिक्वेस्ट है जिन्होंने अभी तक SRJ खेती चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, कि सबसे पहले सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि हमारे चैनल पे SRJ खेती चैनल पे 1 लाख सब्सक्राइबर कंप्लीट हो सकें। तो आप सभी के सपोर्ट की आवश्यकता है और अपनी फैमिली को हम 1 लाख से ज़्यादा ले जाने वाले हैं। तो यहाँ पे जो शुरुआती एक होता है कि यहाँ 1 लाख हो जाएँ, तो बस 1-2 हज़ार ही उसमें बचे हुए हैं। तो जो भी किसान साथी ये वीडियो देखिए, उन सभी से आग्रह है किसान साथियों, अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले सब्सक्राइब करिए। तो चलिए सबसे पहले कुछ सावधानियां हम जानते हैं। चाहे आपकी धान की फसल अभी गोब अवस्था में हो, चाहे बालियां निकल रही हो या फिर कुछ परसेंट बाहर आ भी गई हो, और चाहे पूरी बालियां आपकी निकल चुकी हों, इस अवस्था में सबसे बड़ी सावधानी क्या बरतनी है? भूल कर भी नाइट्रोजन का इस्तेमाल नहीं करना है। सबसे बड़ी समस्या क्या होती है कि बहुत सारे किसान साथी, एक पुरानी हमारी परंपरा रही है कि जब बालियां निकलने वाली होती हैं तब हम यूरिया डाल देते हैं। पता नहीं क्यों डालते हैं, उसका रीज़न भले ही ना पता हो, लेकिन बस हमारे डालने का उद्देश्य यही रहता है कि शायद बालियां अच्छी आएँ और बालियों के अंदर दाने अच्छे आएँ। लेकिन होता इसके उल्टा है। अगर आप नाइट्रोजन का इस्तेमाल धान की फसल में बालियां निकलते समय या फिर निकलने के बाद करते हैं, तो इससे फ़ायदे की जगह आपका नुकसान होने वाला है। क्या नुकसान होता है, इसके बारे में हम थोड़ा डिटेल में बात कर लेते हैं। किसान साथियों, मैं रात में वॉइस ओवर कर रहा हूं, तो यहाँ पे थोड़ा बहुत कीड़ों की आवाज़ शायद आपको आ रही हो, तो उसको आप इग्नोर कर दीजिएगा। यहाँ पे हम बात कर रहे थे नाइट्रोजन की। चाहे बालियाँ निकल चुकी हो, निकल रही हो या निकलने वाली हो, इन अवस्थाओं में आपको यूरिया खाद नहीं डालनी होती है। अगर आप इन अवस्था में यूरिया डालते हैं, बहुत नुकसान होता है। एक तो बीमारियों का अटैक होने की संभावना जो है वो 50% से ज़्यादा बढ़ जाती है। अर्थात आपकी फसल में अगर बीमारियां नहीं लगी हुई हैं अभी तक, और इस अवस्था में अगर आप यूरिया डाल देते हैं, तो बीमारियां लगने की संभावना बढ़ जाती है। ज़्यादा बीमारियां लगेंगी तो आपका दवाओं के ऊपर खर्चा होगा। अब बीमारियां लगने से केवल हमें ये नुकसान नहीं होता कि हमें दवाओं के ऊपर खर्चा करना पड़ता है। एक तो आप दवा का इस्तेमाल करेंगे, दूसरा कहीं ना कहीं पैदावार में कमी आएगी। अब ऐसा नहीं कि हाँ हम किसी बीमारी का 100% इलाज कर लेते हैं, कुछ बीमारियां सही हो जाती हैं, लेकिन नुकसान करने के बाद, मान लीजिए हमने थोड़ा देर कर दी, आप बाद में दवाओं का इस्तेमाल किया, तो जितना देर से करेंगे उतना नुकसान होगा। तो यहाँ पे आपको यूरिया नहीं डालनी है। पहला नुकसान कि बीमारियों का अटैक हो सकता है। दूसरा नुकसान ये होता है कि यानी अगर मान लीजिए अभी आपकी बालियाँ नहीं निकली हैं, गोब की अवस्था चल रही है, मान लीजिए गोब की अवस्था में आपने नाइट्रोजन का इस्तेमाल कर दिया, तो पौधा पुनः थोड़ा बढ़वार करने लगता है, जिससे क्या होता है कि आपके तने में कमजोरी आ जाती है। पौधे की लंबाई ज़्यादा होने की वजह से कई बार हमारी फसलें गिर जाती हैं। तो जब बालियाँ मान लीजिए अभी नहीं निकली हैं तब भी यूरिया नहीं डालना है, और बालियाँ अगर निकल आई हैं तो भी यूरिया नहीं डालना है। मैं अपनी तमाम वीडियो में आपको बताता हूँ, यूरिया खाद का इस्तेमाल 50 दिन के अंदर कर देना होता है। एक हमारे किसान साथी ने कमेंट किया था कि आप कहीं बोलते हैं 50 दिन, कहीं बोलते हैं 55-60 दिन। तो मैं यहाँ पे मैं आपको बता दूँ, हमारे बहुत सारे किसान साथी समय से खादों का इस्तेमाल करते हैं, कुछ किसान साथी नहीं कर पाते हैं। तो ऐसे किसान साथी जिन्होंने 50 दिन के अंदर यूरिया न डाल पाए हो, तो ऐसे किसान साथी अंतिम मात्रा 2-4 दिन के बाद भी डाल सकते हैं। अब यहाँ पे कोई फिक्स टाइम नहीं हो जाता कि यहाँ, वैसे तो बेस्ट टाइम होता है 40 से 50 दिन के अंदर ही यूरिया डालना, और जो किस्में बहुत जल्दी तैयार होती हैं उसमें तो आपको किसान साथियों लगभग 40 दिन पे ही, 38-40 दिन पे ही यूरिया की अंतिम मात्रा डाल देनी होती है। बहुत सारी वैरायटी
वैरायटियाँ बहुत जल्दी तैयार हो जाती हैं और वही कुछ किस्में देर से तैयार होती हैं। तो इसलिए मैं बोलता हूँ 40 से 45 या फिर अधिकतम 50 दिन तक यूरिया का इस्तेमाल कर देना चाहिए। अगर आपकी फसल 50 दिन की हो गई है, 50 या 55 दिन, और अभी तक आपने यूरिया न डाला हो तो 2-4 दिन आगे पीछे आप कर सकते हैं, लेकिन बहुत लंबा समय मत लीजिएगा। वैसे तो बेस्ट टाइम 50 दिन के अंदर का ही होता है। तो यहाँ पे यूरिया के बारे में हमने बात कर लिया। यूरिया से ही हम नाइट्रोजन की पूर्ति करते हैं। आजकल नीम लेपित यूरिया चल रही है, इसके साथ साथ सल्फर कोटेड यूरिया भी आ गई है। तो भविष्य में उसका भी इस्तेमाल हमें कैसे करना है, आने वाले समय में उसके ऊपर भी वीडियो आपको देखने को मिल जाएगी। तो पहले तो हमने जाना कि हाँ, नाइट्रोजन नहीं डालना है, चाहे बालियाँ निकल आई हो, निकल रही हो या निकलने वाली हों। अब हम जानते हैं दूसरी गलती हम क्या करते हैं। अब ऐसा होता है किसान साथियों कि हमारे इस समय मतलब 2023 की अगर हम बात करें तो क्या हुआ है कि इस साल कहीं कहीं पे अच्छी बरसात हुई है, कहीं कहीं पे थोड़ा मध्यम बरसात हुई है और कहीं कहीं पे कम बरसात हुई है। किसी किसी किसान साथी के साथ सिंचाई के अच्छे संसाधन उपलब्ध हैं तो गलती क्या करते हैं, अच्छे संसाधन उपलब्ध होने का दुरुपयोग करते हैं। मैं ऐसा सभी किसान साथियों को नहीं बोलता हूं, जिनके पास है कुछ किसान साथी सही से इस्तेमाल करते हैं। तो वहीं कुछ किसान साथी क्या करते हैं कि पानी की उपलब्धता है तो पानी एकदम लबालब भर के रखते हैं, सोचते हैं पानी रहेगा तो अच्छा उत्पादन मिलेगा। ऐसा नहीं होता है। हालांकि कुछ परिस्थितियों में आपको पानी भर के रखना होता है, जैसे धान की रोपाई के समय हमें 2-4 दिन तक पानी भर के रखना होता है। इसके साथ साथ जब बालियाँ निकलने वाली हों, जैसे मान लीजिए भी गोब अवस्था चल रही है, बालियाँ आपके निकलने वाली है, तो बालियाँ निकलने वाली होने से लेके जब तक आपकी बालियाँ बाहर ना आ जाएं, जब तक आपके फूल जो होते हैं वो झड़ ना जाएं, तब तक पानी भरना होता है। इस अवस्था में पानी भरने से थोड़ा फ़ायदा मिलता है। तो जब बालियाँ निकल रही हो उस अवस्था से लेके जब तक पूरी बालियाँ निकल ना आए तब तक आप पानी भर के रखिए। उसके बाद पानी निकाल दीजिए, मतलब पानी का भराव ना हो, लेकिन मिट्टी में नमी होनी चाहिए। नमी कभी भी धान के खेत में आपको कम नहीं करना है, इस बात पे सबसे ज़्यादा फोकस करना है। जिस अवस्था में नमी की कमी हो जाएगी उस अवस्था में सबसे ज़्यादा नुकसान पहुंचेगा। मान लीजिए कल्ले निकलने वाला समय, मान लीजिए रोपाई का ही हम समय बात कर लेते हैं। मान लीजिए रोपाई के समय नमी की कमी हो गई, पौधे का शुरुआती विकास नहीं होगा। मान लीजिए बीच में कल्ले निकलते समय नमी की कमी हो गई, पौधे में ज़्यादा कल्ले नहीं आ पाएंगे, क्योंकि पौधा रिकवर इतना मतलब पौधा अपने जो पानी होता है उसकी कम उपलब्धता में उतना अच्छे से विकास नहीं कर पाता है। पौधा खुद को बचाने के लिए पानी की कम जो उपयोग है वो करता है, इसलिए पानी की आवश्यकता होती है, नमी की आवश्यकता होती है। लेकिन पानी भर के रखना कोई अनिवार्य नहीं होता है। ज़्यादा पानी भर के मत रखिएगा, नहीं तो पानी भरने से क्या नुकसान होता है वो भी मैं आपको बता दूंगा। तो नमी आपको हमेशा धान की हर अवस्था में बना के रखना होता है, लेकिन पानी आपको रोपाई के समय 2-4 दिन तक भर के रखना होता है। और जब बालियाँ निकल रही हो उस अवस्था से लेकर जब तक आपके फूल जो होते हैं वो झड़ ना जाए तब तक पानी भर के रखिए। उसके बाद पानी आप निकाल दीजिए, लेकिन खेत को सूखा मत होने दीजिए। अगर खेत आपका सूख जाएगा तो भी आपको नुकसान है। क्या नुकसान है, मान लीजिए खेत आपका सूख गया है तो खेत सूखने वाली स्थिति में आपके फसल में गर्दन तोड़ बीमारी आ सकती है, मतलब गर्दन तोड़ का अटैक हो सकता है। मान लीजिए पानी भरा है तो पानी भरा होने की स्थिति में बहुत सारी बीमारियां आ जाती हैं, जैसे सीट ब्लाइट हो गया या फिर BLB वगैरह हो गया। तो यहाँ पे हम थोड़ा सा सीट ब्लाइट के बारे में भी आपको बता देते हैं, जिसका अटैक इसी अवस्था में ज़्यादातर देखा गया है। जब बालियाँ निकलने वाली होती हैं, हम पानी ज़्यादा भर के रखते हैं तो ये बीमारी आ जाती है। तो ये जो सीड ब्लाइट जो बीमारी है फंगस जनित बीमारी होती है, इसका नियंत्रण कैसे करना है। नियंत्रण से पहले बचाव पे थोड़ा सा ध्यान दीजिए। बचाव कैसे करना है, ज़्यादा आपके जो खेत है उसके आसपास खरपतवार ना जमा हो, मतलब खरपतवार का जमाव ना हो, मेढ़ों पे खरपतवार ना होने चाहिए। ये घास में बीमारी पनपती रहती है और जब हम धान लगाते हैं तो उसी में फैल जाती है। इसकी पहचान क्या है, चॉकलेट कलर के आपको चकत्ते यानी धब्बे नज़र आएंगे, नीचे से ये धब्बे ऊपर की तरफ बढ़ते हुए नज़र आते हैं, मतलब जहाँ पे पानी का स्तर होता है वहाँ से ऊपर बढ़ते रहते हैं। इससे ये बीमारी पूरे आपके पौधे में फैल जाती है, जिससे काफ़ी नुकसान भी होता है। तो ये फंगस जनित बीमारी होता है। इसके फैलने का मुख्य वजह नाइट्रोजन होता है। ज़्यादा नाइट्रोजन से ये बीमारी ज़्यादा फैलती है और ज़्यादा पानी भर के रखने से भी ये बीमारी ज़्यादा फैलती है। तो मान लीजिए सीड ब्लाइट के लक्षण आपको अपने धान के खेत में दिखाई दे रहे हैं, तो यहाँ पे एक बात का ध्यान आपको ये भी रखना होता है, कोई बीमारी लगातार एक साथ पूरे खेत में नहीं फैलती है, कुछ ना कुछ उसका एरिया होता है। तो जहाँ तक एरिया उसका हो उससे 4, 5 या 10 मीटर आगे तक आप
दवा का इस्तेमाल करेंगे तो आपका दवाओं के ऊपर खर्चा भी बचेगा और एक नुकसान भी नहीं होगा। ऐसा नहीं कि हाँ बीमारी ना हो तो भी आपको दवाओं का इस्तेमाल कर देना है। तो शीत ब्लाइट के ऊपर सबसे कारगर दवा है एमेस्टार टॉप। एमेस्टार टॉप जो आती है इसका आपको 1 ml प्रति लीटर पानी या फिर 200 ml प्रति एकड़ के हिसाब से आपको छिड़काव करना होता है। इसका छिड़काव लक्षण दिखाई देने के बाद ही करेंगे तो बेहतर रहेगा। आप पूरे खेत में कर सकते हैं या फिर जहाँ जहाँ पे फैला हो उससे आप 5-6 मीटर 7 मीटर आगे तक, मतलब उससे थोड़ा ज़्यादा दूर तक अगर आप छिड़काव कर देते हैं तो इसका नियंत्रण आसानी से होगा। पानी को आपको निकाल देना है, ज़्यादा पानी नहीं भरना है और नाइट्रोजन का इस्तेमाल नहीं करना है। बात कर लेते हैं बीएलबी की। कई बार बीएलबी भी फैल जाता है तो बीएलबी की पहचान क्या होती है कि पत्तियों के ऊपर हिस्से से, मतलब ऊपरी हिस्से से पत्तियों के जो किनारे होते हैं वहाँ से नीचे नीचे ये पूरा पत्ता जो है सूखते हुए चल जाता है, मतलब सूखता हुआ नज़र आएगा। तो ऊपर से अगर नीचे की तरफ पत्तियों में आपको सूखता हुआ नज़र आता है तो समझ लीजिए बीएलबी यानी बैक्टीरियल लीफ ब्लाइट का अटैक हो गया है। जैसा कि नाम से ही पता चलता है बैक्टीरिया से फैलने वाली ये बीमारी है। इसकी बीमारी भी कैसे ज़्यादा फैलती है, नाइट्रोजन या फिर ज़्यादा पानी भर के रखने से ये बीमारी ज़्यादा फैलती है। यहाँ पे एक बात ध्यान दीजिए, बीएलबी का हम संपूर्ण नियंत्रण नहीं कर सकते हैं। कोई भी ऐसा रसायन, कोई भी ऐसी दवा आज तक नहीं आई है जो बीएलबी के ऊपर ज़्यादा कारगर, ज़्यादा सही से काम कर सके। हालांकि कुछ एंटीबायोटिक हैं जिसके इस्तेमाल से इस दवा का थोड़ा रोकथाम आप कर सकते हैं। जैसे आपको डालना है स्टेप्टोसाइक्लिन 6 से लेकर 10 ग्राम प्रति एकड़ तक आपको इसका इस्तेमाल कर देना है। यदि बाली निकलने से पहले आपको बीएलबी का अटैक दिखता है तो ऐसी कंडीशन में आपको 200 ग्राम कापर ऑक्सीक्लोराइड लेना है। इस साथ में आपको वही स्टेप्टोसाइक्लिन 6 से 10 ग्राम लेना है। ये दो चीज़ें आपको बालियाँ आने से पहले डाल देना है। मान लीजिए बालियाँ निकल आई हो, अब 200 लीटर पानी में घोलने के बाद आपको डालना है 200 लीटर पानी में 200 ग्राम कापर ऑक्सीक्लोराइड और लगभग 6 से 10 ग्राम आपको स्टेप्टोसाइक्लिन लेना है। आपको बालियाँ आने से पहले डाल देना है। मान लीजिए बालियाँ निकल आई हैं तब आपको जो है कापर ऑक्सीक्लोराइड नहीं डालना। अगर आप तब डालते हैं तो कई बार ये काम नहीं करता है। इसके साथ साथ दाने के ऊपर धब्बे भी पड़ सकते हैं। तो ये तो हमने बीएलबी और शीत ब्लाइट के बारे में आपको, रोकथाम के बारे में आपको बता दिया। इसके ऊपर हमने एक वीडियो भी बनाया हुआ है, आप चाहें तो ज़्यादा जानकारी के लिए वह वीडियो भी देख सकते हैं। अब बात रही कि हमें क्या करना चाहिए। किसान साथियों, हमें 2-3 चीज़ों का इस्तेमाल करना है। पहला तो हमें डालना है 05234। बालियाँ आने से पहले अगर बालियाँ नहीं निकली हैं तो आपको इस्तेमाल कर देना है 05234 1 से 1.5 किलो। साथ में डालना है बोरोन जो आता है 20% वाला, लगभग 100 से 125 ग्राम। ये दो चीज़ें बालियाँ आने से पहले डाल दीजिए और जब बालियाँ निकल आएँ तो केवल आपको 0050 का इस्तेमाल कर देना है। अच्छा लाभ मिलेगा। एमेस्टार टॉप भी अगर आपको जब भी लक्षण दिखाई दे तब आप इस्तेमाल करिएगा। बिना लक्षण दिखाई दिए कोई भी दवा का इस्तेमाल करेंगे तो आपका पैसा बर्बाद होगा। एक तो पहला तो पैसा बर्बाद हुआ, दूसरा आपके पौधे के ऊपर उसका विपरीत असर भी पड़ता है। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करना, कोई सवाल हो नीचे कमेंट करिए और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।